हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज़ अपनी कंटिन्यू करने वाले हैं। और भी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, पहले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी है अपने चैनल पे एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज़ की। आप वहां जाके वो देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उन्हीं क्वेश्चंस की तरह इस वीडियो में भी हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जो पहले 2 वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं उसमें भी मैंने डायरेक्ट प्रीलिम्स से लिए हैं क्वेश्चंस, और जो स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन पेपर होते हैं वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस लिए हैं। उसी तरीके से इस सीरीज़ में भी हम जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं वो यही क्वेश्चंस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वही मैंने यहाँ डिस्कस करना है आपके साथ। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ गौतम बुद्धाज मदर महामाया बिलोंग्स टू विच ट्राइब। महामाया जो हैं ये गौतम बुद्ध की मदर हैं और यहाँ पूछा गया है कि ये किस ट्राइब से बिलोंग करती हैं। सो बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो स्टूडेंट्स क्या पढ़ लेते हैं कि फादर के बैकग्राउंड जो है वो ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि फ़ादर किस ट्राइब से बिलोंग करते थे, या उनकी फ़ादर से रिलेटेड जो और भी चीज़ें बैटल वगैरह वॉर वगैरह जो होती है वो चीज़ें ज़्यादा पढ़ लेते हैं। पर यहाँ जो है क्वेश्चंस जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ बहुत डीप में पूछ लिया जाता है, तो आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए और अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पे गौतम बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड पूछा है, इनकी माँ से रिलेटेड क्वेश्चन है, पर ये नहीं पूछा कि उनकी माँ कौन थी या और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। यहाँ डीप में पूछा है कि महामाया जो है इनकी मदर, इनका ट्राइब कौन सा था। तो इनका ट्राइब जो था वो था कोलिया। कोलिया ट्राइब इज़ द राइट आंसर। महामाया ये गौतम बुद्ध की मदर हैं और ये किस ट्राइब से बिलोंग करती थी। महामाया जो है ये कोलिया ट्राइब से बिलोंग करती थी। डी इज़ द राइट आंसर। और जैसे कि पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे गौतम बुद्ध से रिलेटेड, यहाँ पे मैं वो एक बार आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। वहाँ पे भी मैंने आपको वो अलग से बताया था जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसके अलावा मैंने वहाँ आपको बताया था वो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। तो ये स्टैटिक्स में होते हैं, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, जनरली थोड़ी सी ये पता होनी चाहिए। गौतम बुद्ध का बर्थ वगैरह ये सब पता होना चाहिए। तो गौतम बुद्ध की बर्थ जो हुई थी कहाँ हुई थी, लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है, ये है प्रेजेंट नेपाल में। लुम्बिनी जगह बर्थ हुई थी गौतम बुद्ध की और लुम्बिनी है नेपाल में। और डेथ कहाँ हुई थी, डेथ हुई थी कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है, प्रेजेंट उत्तर प्रदेश। कुशीनगर कहाँ है, कुशीनगर है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। और यहाँ क्या हुई थी, यहाँ डेथ हुई थी, कुशीनगर में डेथ हुई थी गौतम बुद्ध की। और गौतम बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड और क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। गौतम बुद्ध का रियल नेम क्या था, रियल नेम सिद्धार्था। सिद्धार्था रियल नेम है गौतम बुद्ध का, सिद्धार्था नेम है गौतम बुद्ध का। इनकी जो मॉम थी महामाया, ये बिलोंग करती थी कोलिया ट्राइब से। और जो बर्थ हुई है बुद्धा की वो हुई है, गौतम बुद्ध की बर्थ हुई है लुम्बिनी में और डेथ हुई है कुशीनगर में। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो उनकी लाइफ से रिलेटेड जिस चीज़ के लिए गौतम बुद्ध को याद किया जाता है कि उन्होंने जो पूरा सब कुछ एक तरीके से सेक्रीफाइस कर दिया, अपना सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया, और उसके बाद फिर वो एक सेंट बन गए। सो वहाँ से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती है वो उनके इसी लाइफ से पूछी जाती है, जो इन्होंने एज ए मॉन्क अपनी पूरी लाइफ जो गुजारी। तो यहाँ पे जो इनका क्वेश्चंस बन जाते हैं कि फर्स्ट सरमन के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट सरमन मतलब रिलीजियस स्पीच जो इन्होंने दी थी, जो टीचिंग्स इन्होंने शेयर की थी लोगों के साथ अपनी, वो कहाँ की थी, किस जगह की थी। तो सारनाथ में, सारनाथ में फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था गौतम बुद्ध ने, सारनाथ में, सारनाथ में। और फर्स्ट सरमन का जो है वो नेम भी है। फर्स्ट सरमन को क्या कहा जाता है, फर्स्ट सरमन को धम्मा चक्र परिवर्तन, धम्मा चक्र परिवर्तन। और हम धम्मा चक्र परिवर्तन डे भी सेलिब्रेट करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। धम्मा चक्र डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है ये मैं बताती हूँ आपको भी। धम्मा चक्र किसे कहते हैं पहले ये सुन लीजिए। धम्मा चक्र जो फर्स्ट सरमन दिया था गौतम बुद्ध ने सारनाथ में, तो उसका नाम क्या है फर्स्ट सरमन का, जो हम बोलते हैं फर्स्ट सरमन को, वो था धम्मा चक्र। धम्मा चक्र और धम्मा चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यहाँ पे मैंने चक्र 2 बार लिख दिया, यहाँ पे परिवर्तन लिखना था, परिवर्तन
धम्माचक्र परिवर्तन कहा जाता है फर्स्ट सरमन को। एंड धम्माचक्र परिवर्तन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? हर ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल सेलिब्रेट किया जाता है धम्माचक्र परिवर्तन डे। तो ये किया जाता है 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को धम्माचक्र परिवर्तन डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और गौतम बुद्ध को जो एनलाइटनमेंट मिली थी, एनलाइटनमेंट कहाँ मिली थी? बौद्ध गया में। बौद्ध गया कहाँ है? बौद्ध गया है बिहार में। और कितनी बार ये भी पूछ लेते हैं कि किस ट्री के नीचे मिली थी। तो जो गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिली थी वो मिली थी बोधि ट्री के नीचे। बोधि ट्री, ये ट्री का नाम है बोधि ट्री। बौद्ध गया में मिली थी बोधि ट्री। और बौद्ध गया कहाँ है? प्रेजेंट बिहार में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया कम्स फ्रॉम। जो हमें एविडेंस देखने को मिलते हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन के, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आज के टाइम पे पूरे बैंक एस्टैब्लिश्ड हैं, अलग अलग बैंक्स हैं और आप किसी भी स्टेट में हैं और किसी भी बैंक से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंटरनेट से कर सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम नहीं। मतलब यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन से मतलब है कि जैसे आज के टाइम पे अगर हम देखें प्रेजेंट टाइम पे, तो बैंक जैसे आपको लोन प्रोवाइड करवाता है, लोन प्रोवाइड करता है, उस पर इंटरेस्ट रखता है। तो उसी तरीके से उस ज़माने में भी होता था। एंशिएंट इंडिया में भी ये एविडेंस मिले हैं हमें कि एंशिएंट इंडिया में ऐसा होता था। बैंकिंग सिस्टम जो है, जैसे बैंकिंग ट्रांजेक्शन होती है, उसी तरीके से अर्लीस्ट एविडेंस जो हमें मिले हैं वो किस एरा से मिले हैं, यहाँ पूछा गया है। तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन के एविडेंस जो अर्लीस्ट एविडेंस मिले हैं इंडिया में वो वैदिक एरा से मिले हैं। द राइट आंसर इज़ वैदिक एरा। यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो हैं कुछ चीज़ मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट लिख दी हैं। यहाँ पे है कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया इज़ फाउंड फ्रॉम द पीरियड ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। ये मैंने आपको बता दिया कि वैदिक एरा में हमें ये ट्रांजेक्शन जो है बैंकिंग ट्रांजेक्शन के अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं। ड्यूरिंग दोज डेज लोन डीड्स कॉल्ड ऋणपत्र और ऋण लेख्या। अब ये जो टर्म है ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। जो लोन दिया जाता था या लिया जाता था उसे क्या कहते थे? ऋणपत्र और ऋण लेख्या। ये दोनों टर्म याद कर लीजिएगा, ऋणपत्र एंड ऋण लेख्या। और जो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह जो होते थे वो बहुत हाई हुआ करते थे। द वैदिक वर्ड जो वैदिक और जो मतलब जो लोन वगैरह देते थे और उसके बाद जो इंटरेस्ट लेते थे जो लोग, मतलब जिन्होंने पैसे दिए और जो वो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट जो है लिया करते थे लोगों से, तो उन्हें क्या कहा जाता था? कुसीदीन। कुसीदीन, ये संस्कृत वर्ड है कुसीदीन। और यहाँ पे जो ऋण पत्र और ऋण लेख्या है ये दोनों भी संस्कृत वर्ड है, तो कुसीदीन कहा जाता था। और यहाँ पे जो टर्म यूज़ की गई है, दिस टर्म इज़ ऑल्सो फाउंड इन मनुस्मृति। ये टर्म यानी कि कुसीदीन जो है ये टर्म हमें मनुस्मृति में भी देखने को मिलती है। मनुस्मृति क्या है? ये लॉ बुक है एंशिएंट इंडिया की। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलिंगा वॉर वॉज फॉट इन विच ईयर ऑफ अशोका रेन? द राइट आंसर इज 8। मतलब जो कलिंगा वॉर हुई थी अशोका की, बहुत फेमस है कलिंगा वॉर। उसके बाद ही, इस वॉर के बाद अशोका ने अपना थ्रोन छोड़ दिया था और उसके बाद एक तरीके से कहा जाए तो इन्होंने संन्यास ले लिया था और ये मतलब उस पर रूल नहीं कर रहे थे। तो इस चीज़ से इन्हें बहुत ज़्यादा सदमा लगा था, क्योंकि ये इस वॉर में ये बहुत ज़्यादा इस वॉर में लोगों की जान गई थी। तो वो जो है अशोका को उस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। तो कलिंगा वॉर जो है, अशोका जब रूल कर रहे थे तो उनका रूलिंग का 8th ईयर था, उस 8th ईयर में हुई थी कलिंगा वॉर। और अगर हम BC के हिसाब से देखें, ये तो रूलिंग ईयर है कि 8th रूलिंग ईयर था, मतलब 8वां साल था रूलिंग का। और जो ईयर हम BC में देखें तो वो 261 BC था। 261 BC में कलिंग वॉर हुई थी। कलिंग वॉर, और कलिंग किसे कहा जाता है? कलिंग ओडिशा को कहा जाता है। कलिंग कहा जाता है ओडिशा को। तो कलिंग वॉर बहुत फेमस वॉर है। ये अशोका के रूलिंग ईयर जो था वो कौन सा था? 8th था जब कलिंग वॉर हुई थी। और ईयर जो था वो था 261 BC। 261 BC में कलिंग वॉर हुई थी और इस वॉर में बहुत ज़्यादा सोल्जर्स की जान चली गई थी। 1 लाख सोल्जर्स की
जान चली गई थी। 1 लाख सोल्जर्स लॉस्ट देयर लिव्स इन कलिंगा वॉर। और 1 लाख से ज़्यादा, मतलब 1.5 लाख ऑलमोस्ट जो है वो कैप्चर कर लिए गए थे सोल्जर्स जो थे। और ये जो हमें कलिंग वॉर के बारे में पता चलता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कलिंग वॉर के हमें बारे में जो पता चलता है कि ऐसी वॉर हुई थी कि इतने लोगों की जानें चली गई थी। तो कलिंग वॉर हमें अशोका के इंस्क्रिप्शन से पता चलती है। कौन से इंस्क्रिप्शन से पता चलती है? उस इंस्क्रिप्शन का नाम है 13th रॉक एडिक्ट। 13th से बहुत सारी हैं, 1 2 3 4 अलग अलग चीज़ें हैं। सब जो कॉम्पिटिटिव वाले हैं उन्हें हर चीज़ पता होनी चाहिए कि फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से क्यों इम्पॉर्टेंट है। 13th में हमें कलिंग वॉर के बारे में पता चलता है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन द स्टाइल ऑफ स्क्रिप्ट इज। इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC की जो हमें चीज़ें मिली हैं, जो कितने सारे एविडेंसेस मिले हैं, तो वहाँ पे उसे ये भी पता चलता है कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे थे। तो वहाँ पे स्क्रिप्ट्स भी मिली हैं हमें, पर वो जो है मतलब ज़्यादा जो क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं वहाँ की स्क्रिप्ट में, एनिमल्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए थे। और वैसे स्क्रिप्ट्स भी मिली हैं राइटिंग के, इसमें राइटिंग के फॉर्म में भी। तो जो IVC की जो स्टाइल ऑफ स्क्रिप्ट है उसे क्या कहा जाता है? उसे बोस्ट्रोफेडॉन कहा जाता है। द राइट आंसर इज़ बोस्ट्रोफेडॉन। बोस्ट्रोफेडॉन इज़ द राइट आंसर। IVC का जो स्क्रिप्ट है, स्टाइल ऑफ स्क्रिप्ट, उसे बोस्ट्रोफेडॉन कहा जाता है। अब इस स्क्रिप्ट में क्या होता है कि जो फर्स्ट लाइन लिखते हैं राइट टू लेफ्ट एंड सेकेंड लाइन में फिर लेफ्ट टू राइट, तो इसे बोस्ट्रोफेडॉन स्क्रिप्ट कहा जाता है। फर्स्ट लाइन जो है वहाँ पहले यहाँ से स्टार्ट, जैसे इस तरीके से स्टार्ट की गई है। नो, फर्स्ट लाइन इधर से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट टू लेफ्ट। देन सेकेंड लाइन जो है, अब यहाँ पे अगर आपका सेंटेंस खत्म हो तो सेकेंड लाइन फिर यहाँ से स्टार्ट कर दें, लेफ्ट टू राइट। तो इसे बोस्ट्रोफेडॉन स्क्रिप्ट कहा जाता है। द राइट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज किंग ऑफ मगध एट द टाइम ऑफ महापरिनिर्वाणा ऑफ गौतम बुद्धा। कौन से किंग थे मगध में उस वक्त जब ये महापरिनिर्वाणा क्या है? महापरिनिर्वाणा जो है ये गौतम बुद्ध की डेथ को बोला जाता है। गौतम बुद्ध की जो डेथ हुई थी उसे महापरिनिर्वाणा बोला जाता है। और उस वक्त मगध के रूलर कौन थे, किंग कौन थे? द राइट आंसर इज अजातशत्रु। अजातशत्रु इज़ द राइट आंसर। अजातशत्रु उस वक्त मगध के रूलर हुआ करते थे जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई। महापरिनिर्वाणा गौतम बुद्ध की डेथ को कहा जाता है। और अजातशत्रु ये किस डायनेस्टी से हैं, इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। ये हैं हरियंका डायनेस्टी से। हरियंका डायनेस्टी, अजातशत्रु ये रूलर हैं हरियंका डायनेस्टी के। और महापरिनिर्वाणा क्या है? ये डेथ है गौतम बुद्ध की। और मगध के किंग कौन थे उस वक्त? अजातशत्रु जी किंग थे। अजातशत्रु जो रूलर हैं ये हरियंका डायनेस्टी के रूलर हैं। ये उस वक्त रूल कर रहे थे मगध में, और गौतम बुद्ध की जब डेथ हुई थी। महापरिनिर्वाणा गौतम बुद्ध की डेथ को कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ करमारा इन वैदिक एज। करमारा वैदिक टाइम पे, वैदिक एज में करमारा टर्म जो है ये किसके लिए यूज़ किया जाता था? करमारा टर्म जो यूज़ किया जाता था ये किया जाता था ब्लैक स्मिथ्स के लिए। ब्लैक स्मिथ इज़ द राइट आंसर। ये टर्म्स वगैरह जो कॉम्पिटिटिव्स वाले हैं अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कि किस चीज़ को क्या कहा जाता था। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। एंशिएंट इंडिया में एंशिएंट प्रोफेशंस जो थे, तो किस प्रोफेशन को क्या कहा जाता था उस टाइम पे, यहाँ पे मैंने ये लिखा है थोड़ा सा। ब्लैक स्मिथ को क्या कहा जाता था? करमारा। और यहाँ पे बाकी जैसे ये मैंने वहाँ यही लिखा है। देन तक्षण कहा जाता था कारपेंटर को। वपता कहा जाता था बार्बर को। हरमना कहा जाता था टेनर को। हिराना यकारा गोल्ड स्मिथ को। हिराना यकारा कहा जाता था गोल्ड स्मिथ को। एंड टंटू वाया कहा जाता था वीवर को। टंटू वाया वीवर को कहा जाता था।
तो ये जो टर्म्स हैं ये एंशंट इंडिया में ये टर्म यूज़ किए जाते थे इन प्रोफेशंस के लिए। यहाँ प्रोफेशंस हैं तो ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग एज्यूम द टाइटल्स ऑफ सकाया वन पल्लवा निदूसना, और मतलब क्या मतलब है इस वर्ड का, डिस्ट्रॉयर ऑफ साका, यवाना एंड पल्लवास। ये तीनों क्या है, डायनेस्टी है, साका डायनेस्टी, यवाना डायनेस्टी एंड पल्लवा डायनेस्टी। तो इन तीनों ही डायनेस्टी को किसने डिस्ट्रॉय किया था, यहाँ पे ये पूछा गया है बेसिकली। और त्रिसमुद्रा पित्तोव्याहना, ये दो टर्म हैं, तो ये दो टाइटल किसे दिया जाता है, एक ये और एक ये, सका यवान पल्लवा निदूसना एंड त्रिसमुद्रा पित्तोव्याहना। ये दोनों टर्म किस चीज़ के लिए बोला जाता है। अच्छा, और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वन हुज हॉर्सेज हैड ड्रंक वाटर्स फ्रॉम 3 ओशंस। तो ये टाइटल जो है, ये दोनों टाइटल किसके हैं, ये दोनों टाइटल हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी के। गौतमी पुत्र सतकर्णी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स एन इंक पॉट हैज़ बीन डिस्कवर्ड। आईवीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंशिएंट हिस्ट्री से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आईवीसी से बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं। फैक्ट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फैक्ट्स तो ज़रूर कर लेना, फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आईवीसी में। जैसे अब यहाँ पे पूछा गया है कि इंक पॉट कौन सी साइट से डिस्कवर किया गया है, तो इंक पॉट जो मिला है वो कहाँ से डिस्कवर किया गया है, चनहुदड़ो से। चनहुदड़ो जगह जो है ये कहाँ है, ये प्रेजेंट पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में चनहुदड़ो। और चनहुदड़ो से हड़प्पन साइट से जो है, चनहुदड़ो हड़प्पन साइट है, कालीबंगन भी, लोथल भी एंड हड़प्पा भी। तो चनहुदड़ो साइट से जो है इंक पॉट डिस्कवर किया गया है। और जो चनहुदड़ो के बारे में मैं आपको बता दूं, ये ओनली सिटी है जहाँ सिटेडल नहीं है। विदाउट सिटेडल जो है एक सिटी मिली है बस हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हड़प्पन साइट्स में एक ही सिटी ऐसी है जहाँ सिटेडल नहीं है, और वो कौन सी सिटी है, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो, द राइट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द ऑफिशियल लॉ बुक ऑफ द गुप्ताज। यहाँ पे ऑफिशियल लॉ बुक पूछी गई है गुप्ताज की, गुप्ता टाइम की, गुप्ता एरा की ऑफिशियल लॉ बुक कौन सी थी। द राइट आंसर इज यज्ञवल्क्य स्मृति। यज्ञवल्क्य स्मृति जो है ये ऑफिशियल लॉ बुक थी गुप्ता की, गुप्ताज की, यज्ञवल्क्य स्मृति। ये टर्म्स जो हैं ये थोड़ी मतलब मुश्किल हैं पर इम्पॉर्टेंट बहुत है, बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो ये पता होना चाहिए आपको। यज्ञवल्क्य स्मृति ये क्या है, ये लॉ बुक है गुप्ताज की, ऑफिशियल लॉ बुक। द यज्ञवल्क्य स्मृति इज़ वन ऑफ द धर्मा रिलेटेड टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म composed in संस्कृत। संस्कृत में है। इट इज़ डेटेड टू बिटवीन 3rd to 5th century CE कॉमन एरा एंड बिलोंग्स टू द धर्मशास्त्र ट्रेडिशन। इट वॉज द ऑफिशियल लॉ बुक ऑफ द गुप्ताज। तो यहाँ पे मुझे ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली तो ये मैंने यहाँ ऐड कर दिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग मैचेस। कुमारा संप्रदाय निम्बार्का, ब्रह्मा संप्रदाय मध्वाचार्य, श्री संप्रदाय रामानुजा, रुद्रा संप्रदाय विष्णु स्वामी। ये जो हैं ये फिलोसोफर्स के नेम हैं और इन्होंने जो ये लिखी है संप्रदाय, ये इनकी बुक्स हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, विच अमंग द अबव मैचेस इज और आर करेक्ट। सो द राइट आंसर इज डी, 1, 2, 3 एंड 4। ये चारों ही करेक्ट हैं। तो ये याद कर लीजिएगा कि कुमारा संप्रदाय किसने लिखी है, निम्बरका ने, ब्रह्मा संप्रदाय किसने लिखी है, माधवाचार्य ने, श्री संप्रदाय किसकी है, रामानुजा की, रुद्रा संप्रदाय किसकी है, विष्णु स्वामी की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ विष्ठी इन द गुप्ता एरा। विष्ठी टर्म जो है, विष्ठी वर्ड जो है, इसका क्या मतलब है, ये गुप्ता एरा में यूज़ किया जाता था। ये वर्ड ये किसके लिए यूज़ किया जाता था, विष्ठी। विष्ठी मीनिंग है फोर्स्ड लेबर,
फोर्स्ड लेबर इज़ द राइट आंसर। तो फोर्स्ड लेबर के लिए गुप्ता एरा में कौन सा टर्म यूज़ किया जाता था? विष्ठी टर्म यूज़ किया जाता था, विष्ठी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंशंट सिटी ऑफ राजगृहा विच इज़ मॉडर्न राजगीर नियर पटना वॉज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। राजगीर जो प्रेजेंट जो जगह है राजगीर पटना के पास है बिहार में, इसे पहले क्या कहा जाता था? राजगृहा, राजगृहा, राजगृहा। और यहाँ पूछा गया है कि इस सिटी को, इस टाउन को किसने बनवाया था, कौन फाउंडर हैं राजगृहा के? सो द राइट आंसर इज़ बिम्बिसारा। बिम्बिसारा इज़ द राइट आंसर। और बिम्बिसारा को और क्या कहा जाता है? बिम्बिसारा को सेनिया भी कहा जाता है और श्रेणिका भी कहा जाता है। श्रेणिका एंड सेनिया कहा जाता है एंड श्रेणिका कहा जाता है बिम्बिसारा को। अब और ये जैन हिस्ट्री में कहा जाता है, जैन हिस्ट्री में बिम्बिसारा को सेनिया या फिर श्रेणिका से मेंशन किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया सिद्धामतरिका इज आ। सिद्धामतरिका क्या है? सिद्धामतरिका जो है ये किसे कहा जाता है? सिद्धामतरिका टाइप ऑफ स्क्रिप्ट है, एक स्क्रिप्ट की टाइप है सिद्धामतरिका और इसे हर्षा स्क्रिप्ट भी कहते हैं। इस स्क्रिप्ट को हर्षा स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। सिद्धामतरिका इज ऑल्सो नोन एज हर्षा स्क्रिप्ट। और टाइप ऑफ स्क्रिप्ट है ये सिद्धामतरिका और इसे हर्षा स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अशोकन एडिक्ट्स। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं और फिर हमें बताना है कि कौन सी इसमें से सही है। ऑल अशोकन एडिक्ट्स आर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज। देवनागरी स्क्रिप्ट वॉज द मोस्ट कॉमन स्क्रिप्ट यूज्ड फॉर ऑल राइटिंग्स। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। सो यहाँ पे दोनों दी गई हैं, दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं और इसका जो आंसर है ना तो ये वाली स्टेटमेंट सही है ना ये सही है। ऑल अशोकन एडिक्ट्स आर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज, नहीं, सारी रिटर्न मतलब प्राकृत लैंग्वेज में नहीं लिखी गई थी अशोकन एडिक्ट्स। एंड देवनागरी स्क्रिप्ट वॉज मोस्ट कॉमन स्क्रिप्ट यूज फॉर ऑल राइटिंग्स, ये भी नहीं है। देवनागरी स्क्रिप्ट का यूज़ नहीं करते थे, मतलब अशोकन जो एडिक्ट्स मिले उसमें देवनागरी स्क्रिप्ट का यूज़ नहीं है। सो द राइट आंसर इज़ नीदर वन और नॉट टू। खरोष्टी स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया है, यहाँ मैंने लिखा है, ये देखें। अशोकन एडिक्ट्स आर रिटन इन ग्रीक एंड अरमाइक लैंग्वेजेस। ग्रीक एंड अरमाइक लैंग्वेजेस में जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं वो ग्रीक एंड अरमाइक लैंग्वेजेस में हैं। एंड ऑल द एडिक्ट्स ऑफ अशोका एनग्रेव्ड इन द खरोष्ठी एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। देवनागरी स्क्रिप्ट में नहीं लिखी गई हैं कोई भी इंस्क्रिप्शन, खरोष्ठी एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं। और ये दोनों जो स्क्रिप्ट हैं ये प्राकृत लैंग्वेज के स्क्रिप्ट हैं। खरोष्ठी एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स आर इन द प्राकृत लैंग्वेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स विद व्हाट दे आर नोन फॉर। यहाँ पे साइट्स दी हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की और यहाँ पे बताया गया कि क्या क्या चीज़ें डिस्कवर की गई हैं किस साइट से। सो लोथल द ओनली साइट विद आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। रंगपुर से द ओनली साइट वेयर राइस हस्क हैज़ बीन फाउंड। चंदहुदड़ो द ओनली साइट विदाउट अ सिटाडेल, ये तो करेक्ट है, ये मैंने आपको बताया था ऊपर अभी क्वेश्चन में। और नीचे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। यहाँ पे जो है चंदहुदड़ो के बारे में मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया था, ये भी राइट है। द ओनली साइट विदाउट अ सिटाडेल रंगपुर जो है यहाँ, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। द ओनली साइट वेयर राइस हस्क हैज़ बीन फाउंड, राइस हस्क फाउंड हुए हैं। एंड फर्स्ट जो है लोथल द ओनली साइट विद आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। यस, लोथल से हमें आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड मिले हैं। सो द राइट आंसर इज़ 1, 2 एंड 3। सी इज़ द राइट आंसर। IVC में अगर हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस साइड से किस चीज़ की डिस्कवरी की गई है, कौन सी चीज़ किस साइड से मिली है। काफ़ी बड़ी जो हम बोल सकते हैं सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी बड़ी थी पाकिस्तान में, प्रेजेंट पाकिस्तान में काफ़ी स्टेट्स में फैली हुई है और इंडिया के गुजरात एंड पंजाब वगैरह की साइड पे, राजस्थान वगैरह की साइड पे कुछ साइट्स हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर इज़ नोन फॉर ग्रे पोट्री।
ग्रे पोट्री के लिए कौन सा कल्चर जाना जाता है? सो द राइट आंसर इज़ बर्ज़होम कल्चर। बर्ज़होम कल्चर जो है ये ग्रे पोट्री के नाम से भी जाना जाता है। बर्ज़होम कल्चर में ग्रे पोट्री का यूज़ देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। और मैंने यहाँ पे और भी कल्चर्स लिखे हैं जिन्हें अब जैसे यहाँ पे मालवा कल्चर है, तो मालवा कल्चर में कौन सी पोट्री यूज़ की जाती थी ज़्यादा? ब्लैक और रेड पोट्री। तो ये क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे है कि ग्रे पोट्री के बारे में पूछ रखा है, तो ये बर्ज़होम कल्चर में देखी जाती हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे और भी है ईस्टर्न नियोलिथिक कल्चर। ईस्टर्न नियोलिथिक कल्चर में ब्राउनिश रेड पॉटरी, जॉर्व कल्चर रेड पॉटरी, सदर्न नियोलिथिक कल्चर बर्निश्ड ग्रे पॉटरी। सो ये इम्पॉर्टेंट है, ये लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वर यूज्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शंस। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको ऊपर करवाया, यहाँ पे भी वही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वर यूज्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शंस। तो वो वहाँ पे स्टेटमेंट वाइज था, यहाँ पे पूछा गया यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं और यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से किस लैंग्वेज में अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो है वो लिखी गई हैं, मतलब इंस्क्राइब करवाई हैं। तो ब्राह्मी, खरोष्टी, प्राकृत, अरमाइक, ग्रीक। तो ये सारी लैंग्वेज ही बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। सो ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 एंड 5 इज़ द राइट आंसर। ये सारी लैंग्वेज का ही यूज़ हमें देखने को मिलता है, ये सारी लैंग्वेज हमें अशोकन इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिलती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट मेंशंस दैट the water touched by an untouchable is seen as unfit for consumption by higher caste। ये हमें किस टेक्स्ट में मिलता है ये कि अगर पानी को किसी अनटचेबल ने, सो कॉल्ड अनटचेबल ने अगर टच कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? वो पानी गंदा हो जाएगा, उसे हाई कास्ट के लोग, अपर कास्ट के लोग जो है वो नहीं पी सकते। तो ये जो मिलता है हमें, ये किस टेक्स्ट से मिलता है? ये हमें अचरक कोवई टेक्स्ट से मिलता है। ये क्या है? ये बुक है, ये बुक का नाम है अचारक कोवई इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गोल्ड कॉइन्स इशूड बाय गुप्ता एम्पायर। अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, गोल्ड कॉइन्स जो गुप्ता एम्पायर के टाइम पे यूज़ किए जाते थे उसके बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ देखते हैं, दे वर यूज़फुल ओनली फॉर बिग ट्रांजेक्शन। बिल्कुल सही है कि जो गुप्ता एम्पायर के टाइम पे जो गोल्ड कॉइन्स यूज़ किए जाते थे वो बिग ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ किए जाते थे। बिग ट्रांजेक्शन जैसे कि लैंड वगैरह ख़रीदना, बेचना, तो इन सब चीज़ों के लिए सेल एंड परचेज ऑफ लैंड के लिए यूज़ किया जाता था गोल्ड कॉइन्स। एंड सेकंड क्या है? चंद्रगुप्ता कुमारा देवी टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स वर द अर्लीस्ट गोल्ड कॉइन्स ऑफ द डायनेस्टी। यस, ये भी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। सो द राइट आंसर इज बोथ 1 and 2। बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षा। हर्षा के एडमिनिस्ट्रेशन टाइम पे यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं उस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अब यहाँ हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो द एडमिनिस्ट्रेशन हैड बिकम फ्यूडल, देयर वॉज मोर डिसेंट्रलाइजेशन, आर्मी वॉज लार्जर इन साइज दैन मौर्यंस। यस, ये तीनों ही करेक्ट हैं बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन जो था हर्षा के टाइम पे, हर्षा एडमिनिस्ट्रेशन वो फ्यूडल हो गया था उस टाइम पे, और डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा था। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जो पावर्स बढ़ जाना। जैसे कि आज हम देखें प्रेजेंट, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होती है, जैसे कि पंचायत वगैरह जो होती हैं। तो इसी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन, जो पावर्स की डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है हमें हर्षा एडमिनिस्ट्रेशन में। और आर्मी जो है वो मौर्यन एम्पायर से ज़्यादा लार्ज आर्मी किसकी हुआ करती थी? हर्षा एम्पायर की। हर्षा एम्पायर की जो है मौर्यन एम्पायर से लार्ज आर्मी हुआ करती थी। सो 1, 2 and 3 is the right answer. D is the right answer. The next question is which of the following was called as the forest guards during the Harsha's administration? हर्षाज एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे फॉरेस्ट गार्ड्स के लिए कौन सा टर्म यूज़ किया जाता था?
द राइट आंसर इज़ वनापालास। वनापालास इज़ द राइट आंसर। ये टर्म्स वगैरह जो यूज़ होती हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे मेडिवल के टाइम पे भी अब लैंड ऑफिसर को क्या कहा जाता था, वो रेवेन्यू कलेक्टर को क्या कहा जाता था, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जो टर्म यूज़ की जाती थी, जो वर्ड यूज़ किया जाता था, तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि ये एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें, यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं, तो फॉरेस्ट गार्ड्स जो थे हर्षा के टाइम पे, हर्षा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो उनके लिए क्या टर्म यूज़ किया जाता था, वनापालास। वनापालास इज़ द राइट आंसर। द फेमस बुल सील वॉज फाउंड एट विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। बुल सील हमें किस इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट पे मिली, किस साइट पे मिली है ये सील, बुल सील? सो द राइट आंसर इज़ हड़प्पा। हड़प्पा साइट पे हमें बुल सील मिली है, IVC। और इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि IVC की जो फर्स्ट साइट डिस्कवर हुई थी वो हड़प्पा थी। हड़प्पा सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, इस वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पूरी सिविलाइजेशन थी ये इंडस रिवर के आसपास बसी हुई थी। सो द राइट आंसर इज़ हड़प्पा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ IVC अ क्ले मॉडल ऑफ प्लो हैज़ बीन फाउंड? द राइट आंसर इज़ बनावली। बनावली कहाँ है? बनावली हरियाणा में। बनावली हरियाणा में है। द राइट आंसर इज़ बनावली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग जैन तीर्थंकर हैव बीन मेंशन्ड इन ऋग्वेदा? ऋग्वेदा में कौन से जैन तीर्थंकर हैं जिनके बारे में मेंशन किया गया है? सो द राइट आंसर इज़ ऋषभ एंड अरिष्टानेमी। ऋषभ एंड अरिष्टानेमी इज़ द राइट आंसर। ये दोनों जो हैं ये कौन हैं? ये जैन तीर्थंकर हैं। टोटल कितने तीर्थंकर हैं? टोटल होते हैं 24। एंड जो ये ऋषभ हैं फर्स्ट तीर्थंकर, एंड अरिष्टानेमी जो है ये हैं 22nd तीर्थंकर। 22nd तीर्थंकर। द राइट आंसर इज़ ए। ऋषभ एंड अरिष्टानेमी जो है इनके बारे में ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है। अब हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इस PDF का। सो यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द बाइलिंगल इंस्क्रिप्शन? बाइलिंगल इंस्क्रिप्शन कौन सी है? अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है उनमें से बाइलिंगल इंस्क्रिप्शन कौन सी है? सो द राइट आंसर इज़ कांधार इंस्क्रिप्शन। कांधार इंस्क्रिप्शन जो है वो बाइलिंगल इंस्क्रिप्शन है, मतलब 2 लैंग्वेजेस में लिखी गई है। और वो कौन सी 2 लैंग्वेजेस हैं? अरमाइक लैंग्वेज एंड ग्रीक लैंग्वेज। सो इन दोनों लैंग्वेज में कांधार इंस्क्रिप्शन देखने को मिलती है। एक ही इंस्क्रिप्शन है पर इस इंस्क्रिप्शन में 2 लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। बाइलिंगल इंस्क्रिप्शन है कांधार इंस्क्रिप्शन। इस वीडियो में हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं इस वीडियो के। सो अब जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी पूरे अच्छे से। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए। एंड अगर आपको कुछ पूछना है या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।